Hello students, how are you all? Hope all of you are well. This is the fifth lecture of class 11 chemistry chapter number 1. In this lecture, we will specially discuss about the masses of elements. How elements atomic masses are being calculated. First of all, I would like to say you there is an instrument called spectrometer. With the help of that instrument, earlier scientists like Dalton have measured some of the elements by which they have calculated the Avogadro number. As we have already studied in the previous lecture about the Avogadro number. In this lecture, especially about the atomic masses, the first thing was that how we can understand that one element's atomic mass is this much or that much. So scientists have taken a fixed atomic mass of some of the elements like hydrogen, oxygen, and finally in 1961 internationally they have fixed one standard element that was 1/12th mass of carbon-12 atom. With the help of that, the elements atomic masses are being कैलकुलेटेड. कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम किसी भी एक एलिमेंट्स को रेस्पेक्ट मान करके दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालना चाहें तो उसके लिए हमें सबसे पहले किसी न किसी एक एलिमेंट्स को फिक्स मानना होगा. आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर वो कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन से एलिमेंट को हम लोग फिक्स मानेंगे. तो बच्चों 1961 में ये फिक्स हो गया था कि हम लोग 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम के एक आइसोटोप को फिक्स मान करके बाकी सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मानेंगे. मतलब किसी न किसी एक एलिमेंट्स को रिलेटिव लेकर के हम दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पहला रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट शॉर्टकट इज RAM, कॉल्ड RAM, नॉट RAM, इट्स RAM. सो रिलेटिव एटॉमिक मास. तो बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास दिस इज, ये डिफाइन आपको अपने जरूर नोटबुक में लिख लीजिएगा. दिस इज डन बाय एक्सप्रेसिंग मास ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड स्टैंडर्ड. दिस इज डन बाय एक्सप्रेसिंग मास ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड स्टैंडर्ड. तो ये वर्ड यहाँ पर फिक्स्ड स्टैंडर्ड आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर आपने फिक्स्ड स्टैंडर्ड लिख दिया. तो बच्चों ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड जो था वही था हमारा 1/12th मास ऑफ one atom of carbon-12 isotope. So that's why I have written here relative atomic mass is equal to mass of one atom of element upon 1/12th mass of one atom of carbon-12 isotope. तो बच्चों इस तरीके से हर एक एलिमेंट का with respect to carbon-12 isotopes atomic mass निकाला गया. तो that was relative atomic mass. इस मास को निकालते समय क्या पता चला? जनरल रीजन व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट वाज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ये हम लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास से पता चला. तो बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ही हो गया किसी भी एक एलिमेंट को आप दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करके उसके एटॉमिक मास निकालेंगे. और ये डिपेंड करता है कि वो उसका आइसोटोप जो है वो कितना परसेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है. तो बच्चों दैट वाज रिलेटिव एटॉमिक मास. नाउ नेक्स्ट वन इज एटॉमिक मास यूनिट. आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा कि सर रिलेटिव एटॉमिक मास तो आपने पढ़ा दिया, फिर एटॉमिक मास यूनिट की क्या है? एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हो गया बच्चों कि किसी न किसी यूनिट से हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना. जैसे हम लोग वेट को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट. डाल्टन साहब ने इसके पीछे काफी मेहनत किया था कि आखिर कैसे पता चले. जैसे हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास में सबसे पहले लिया था मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट. इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने डायरेक्टली लिया 1/12th मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन-12 आइसोटोप. 1/12 ये इसका यूनिट है. यूनिट कहने का मतलब हो गया कि आप जिस चीज में उसको रिप्रेजेंट करोगे वो उसका यूनिट. तो यहाँ पर इन्होंने 1/12th मास ऑफ one atom of carbon 12 isotope को
इन्होंने यूनिट मान लिया और उसी का वैल्यू इन्होंने 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, जिसकी वैल्यू बच्चों 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम, अदरवाइज 1.66 into 10 to the power minus 27 kg होता है। तो ये था हमारा एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, इस दोनों को कंपेयर किया गया, फिर एक कंक्लूजन की तरफ आए। वैसे तो जनरली हमारे डाल्टन साहब ने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया था, इसीलिए 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 डाल्टन भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को कंपेयर करें तो एटॉमिक मास के थ्रू हम लोगों को निकलता है रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन 1 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास यूनिट, इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी एलिमेंट का, चाहे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास हो, निकल जाए। एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पर बच्चों ये फॉर्मूला, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद आया कि आखिर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसमें हम लोगों को किस चीज में रिप्रेजेंट करना है, क्या हमको वहां पे लिखना पड़ेगा रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट? तो बच्चों बिल्कुल नहीं, हम लोग न्यूमेरिकल्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है, अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, जिसका एटॉमिक मास 23 है, अगर 23 को हम 23 ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 23 ग्राम पर मोल सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया है ग्राम एटॉमिक मास, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एज फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज 23 एंड ग्राम एटॉमिक मास 23। तो बच्चों ग्राम एटॉमिक मास हो या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जिस कोई भी मॉलिक्यूल्स H2O का हम जानते हैं कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट इसका हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नंबर ऑफ एटम्स 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, नंबर ऑफ एटम्स 1, 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18। तो 18 ग्राम पर मोल ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। अगर सिंगल एलिमेंट का निकालेंगे ऑक्सीजन का तो 16 ग्राम पर मोल ये जो है, या 16 ग्राम, आप सीधे ग्राम में रिप्रेजेंट कीजिए, मोल कुछ नहीं कीजिए, अब सिर्फ ग्राम में आप रिप्रेजेंट कीजिए। 16 ग्राम का मतलब हो गया ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम, सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम, और मॉलिक्यूलर ये जैसे ग्राम एटॉमिक मास था तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा उसको अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। आशा करता हूं आप लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है लास्ट में ग्राम एटॉमिक मास जैसे है बिल्कुल वैसा ही हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। इसको भी आप लिख लीजिएगा, व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एज फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूलर मास इज 18 एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 18 ग्राम। सो हियर स्टूडेंट्स वी हैव लर्न रिलेटिव एटॉमिक मास, atomic mass unit, gram atomic mass and gram molecular mass. You can take a screenshot or you can write in your notebook. Students, now we are specially going to discuss about molecular formula. You may have heard this word molecular formula of this, molecular formula of that, water's molecular formula H2O, sodium sulfate molecular formula Na2SO4. So how these molecular formulas are written?
These things already we have learned in standard 9, but then also for a review I would like to say that whenever any compound is formed, you should know the valency of that elements so you can make a compound. If I talk about sodium sulfate, आप लोगों को पता है सोडियम सल्फेट में सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, और ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये कंपाउंड का फॉर्मूला Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो सोडियम सल्फेट है इसमें एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो मॉलिक्यूल फॉर्म में है उसी चीज को यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है उनके जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सारे का एक जगह रहना, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटम। For example, sodium sulfate I have already told you, carbonic acid H2CO3. So here you can see the 2 hydrogen atoms, 1 carbon atoms and 3 oxygen. So the molecular formula of carbonic acid, that is H2CO3, molecular formula of sodium hydrogen carbonate NaHCO3, number of sodium atoms 1, number of hydrogen atom 1, number of carbon atom 1, number of oxygen atom 3. So this way whenever we write a formula of a compound with respect to number of atoms, that is called molecular formula. And molecular mass, now here each and every element with respect to the number of atoms, the sum of these elements atoms mass is called molecular mass. If I talk about carbonic acid molecular mass, means hydrogen atomic mass is 1 and number of atoms is 2. Carbon atomic mass 12, number of atoms 1. Oxygen atomic mass 16, number of atoms 3. So 2 plus 12 plus 48, 62. So here the molecular mass of carbonic acid is 62. Molecular mass of sodium carbonate 23 is the atomic mass of sodium. Hydrogen atomic mass 1, oxygen atomic mass 60. So the number of atoms of sodium 1, number of hydrogen atoms 1, number of oxygen atoms 3. So 23 plus 1 plus 48. 8 plus 3, 11 plus 72. Right? 40 and 20, 60, 71 and 172. So these are molecular mass. Now let's come towards percentage composition. Now what is percentage composition? Percentage composition means mass of the element present in the compound या present in the molecules upon total mass of the compound या molar mass of the compound into 100. As for example, just I would like to see, whenever we go to buy a medicine, that's called percentage composition. How many percentage of each and every element is that? So that's why I have multiplied with 100. So here percentage composition in a medicine, in a cough syrup, in hand sanitizer, you may have 70% alcohol, 60% alcohol. So these are the percentage of the compound. And in any compound, if you want to find the percentage composition of an element, so here the percentage composition formula is equal to mass of that element in the compound, the elements, total mass of that elements present in that compound upon total mass of the compound into 100. Just suppose here sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. Here if I talk about what is the percentage of oxygen in this compound, percentage of oxygen in this compound. So here mass of the oxygen, if we are calculating oxygen percentage, okay, oxygen percentage in this compound. So total mass of that element present in that compound. So here oxygen atomic mass 16 into 3 upon molar mass of sodium carbonate, that is 72 into 100. 16 3 otherwise you can write 24 3 are 72, 4 4 are 16, 4 6 are 24. 400 upon 6, 6 7 6 6 are 36, 66.66%
is of oxygen in sodium hydrogen carbon. So here students, whenever we are calculating any elements percentage composition, किसी भी elements का अगर आपको percentage composition निकालना है तो क्या करोगे आपको करना क्या है, पहले तो वो elements का कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो निकलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3 थे, तो यहाँ पर मुझे पता था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन इस कंपाउंड में 16 into 3 बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 3, तो इसीलिए इस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उसका मास कितना है अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। इस तरीके से कोई भी कंपाउंड में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हैं। कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पूछेगा वाटर के अंदर में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको पता है यहाँ पर वाटर का मास 2 है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स 2 हाइड्रोजन का, और हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। मोलर मास जो है वाटर का 18 into 100, 2 9 जा तो 100 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 1 जा 9, 10 9 1 जा 9, 11.11% जो है हमारा हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन वाटर के लिए। तो आपको ये याद रखना है किसी भी एलिमेंट का अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में क्या रखना है, वो एलिमेंट का टोटल मास कितना है उस कंपाउंड में। वो एलिमेंट का टोटल मास कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एटम्स, उसका एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100। अगर ये फॉर्मूला हम लोग डाल देंगे तो हम लोग किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। क्या आप लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन समझने में अभी भी दिक्कत है? परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब हो गया किसी भी एलिमेंट जो कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके अंदर में जो उसका मास है वो मास अपॉन टोटल कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कहते हैं हम लोग, उसको उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर को, वो नंबर वो परसेंटेज वो उस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। तो बच्चों ये था हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास परसेंटेज कंपोजिशन। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, जब परसेंटेज कंपोजिशन तक आप लोगों का क्लियर हो गया तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, मतलब ये है क्या सर एवरेज एटॉमिक मास? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास, ये वर्ड आपने सुना होगा और क्यों ना सुने भी तो क्यों ना सुने। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा बिहेवियर हर टाइम सिमिलर नहीं होता है। जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है, पेरेंट्स के साथ होते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है, टीचर्स के साथ होते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है। भले हम फ्रीडम जो है अपने फ्रेंड्स के साथ फील करें, लेकिन इन तीनों टाइम पे है तो हम ही ना, हमारा बिहेवियर अलग अलग हो रहा है। और उन तीनों बिहेवियर्स को अगर हम एवरेज निकाल दें तो ये हमारा जो नेचर है वो निकल जाता है कि मतलब ये लड़का जो है बहुत अच्छा नेचर में है, बहुत कम बोलता है, दोस्तों के साथ कम बोलता है, टीचर्स के साथ कम बोलता है, पेरेंट्स के साथ कम बोलता है, मतलब हमारा नेचर जो है वो एवरेज बिहेवियर से निकल जाता है। वैसे ही
बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अलग अलग आइसोटोप्स हैं। जैसे आप लोगों ने कार्बन के बारे में सुना होगा, क्लोरीन के बारे में सुना होगा, ऑक्सीजन के बारे में सुना होगा, इवन नाइट्रोजन के बारे में सुना होगा। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज। तो वो सारे आइसोटोप्स जो भी परसेंटेज में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनके जो परसेंटेज है उन सब का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कहेंगे। कहने का मतलब जो भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका जो आइसोटोप्स है एक 35 है और एक 37, बराबर। अब बोलोगे कि सर व्हाट इज दिस 35 37? बच्चों ये इसके आइसोटोप्स, जिसमें ये जो है 75% पाया जाता है नेचर में और ये 25% पाया जाता है। तो बोलोगे सर फिर क्या होगा, ये 75 25 आप बोल रहे हो, ये 35 वाला जो है 75% में और 37 वाला 20। तो बच्चों एवरेज एटॉमिक मास, हम इनके जो परसेंटेज पाए जाते हैं कि मतलब अगर क्लोरीन का जो भी एटॉमिक मास है और जितना परसेंटेज पाया जाता है उससे उसको मल्टीप्लाई करें, मतलब 35 into 75 प्लस 37 into 25 अपॉन 75 प्लस 25, मतलब टोटल 100% ही होगा। जो भी आइसोटोप्स होंगे टोटल मिलाकर के तो 100% ही होगा, जितने भी आइसोटोप्स। इसीलिए मैंने कहा कि हम भले ही डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करते हो लेकिन है तो हम ही ना, 100% तो हम ही है। तो वही चीज है यहाँ पर, क्लोरीन के जितने भी आइसोटोप, उसी तरह कार्बन के जितने आइसोटोप होंगे। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो बच्चों आप लोग पहले देख लीजिए, इसको हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 35 into 37 प्लस 37 into 25 अपॉन 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों? सॉरी नॉट 37, हियर 70, 35 into 75 प्लस 37 into 25 by 100 लिख सकते हैं हम लोग? यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं 35 into, बार ये 37 लिखा, 75 upon 100 प्लस 37 into 25 upon 100 लिख सकते हैं। 25 3 जा 25 4 जा 25 1 जा 25 4 जा 5 3 जा 15 3 3 जा 9 1 10 105 by 4 प्लस 37 by 4 142 by 4, बराबर। अब आ जाओ 4 का टेबल आ रहा है आपको, 4 3 जा 12 22 हो गया, 4 5 जा 20 4 5 जा 20। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना निकला बच्चों? 35.5। और जब भी हम क्लोरीन के मॉलिक्यूलर मास, कहीं भी अगर क्लोरीन कोई कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो उसका हम लोग एटॉमिक मास कितना कैलकुलेट करते हैं? 35.5। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी पॉइंट के साथ जो वैल्यूज है बच्चों, वो जो हम लिखते हैं वो उसका एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब हो गया कोई भी एलिमेंट जो अलग अलग आइसोटोप्स में पाए जाते हैं उनका जो परसेंटेज है उस परसेंटेज का एवरेज हम लोग निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। तो आप बोलोगे कि सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास, बराबर एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये जो है इसका क्या है बच्चों? एटॉमिक मास है और ये क्या है? परसेंटेज है। तो अगर जस्ट सपोज कीजिए n और m कर दे, n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 डॉट 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 प्लस nn mn अपॉन n1 प्लस m2 प्लस n3 डॉट 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 nn। बोलोगे सर ये क्या हुआ? तो बच्चों यहाँ पर n जो है आपके परसेंटेज है, m जो है आपका एटॉमिक मास है। तो कोई भी एलिमेंट्स के बहुत सारे परसेंटेज हो सकते हैं, बहुत सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर n1 और m1 लिखा। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स हैं, लेकिन सबका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए।
अगर मान लीजिए परसेंटेज नहीं पता है तो उस केस में आप क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास आपका दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, एवरेज एटॉमिक मास की जो वैल्यू है वो आपका गिवन है, बराबर। और आपको पूछ रहा है कि ये एलिमेंट का मुझे बताओ कितना कितना परसेंटेज एग्जिस्ट। जस्ट सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि हमको एक क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास पता है 35.5 और इसके दो आइसोटोप्स है वो भी हमको पता है, लेकिन कितना परसेंटेज है वो नहीं पता। सेम क्वेश्चन, हाउ वी विल फाइंड, यू नो, जस्ट लेट मी सी। यहाँ पे हमको परसेंटेज नहीं पता है कि कोई भी एलिमेंट कितना परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग किस तरह से निकालेंगे बच्चों? बहुत ही इजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.5 बराबर, यस, दो आइसोटोप्स है उसके। तो अगर हम एक परसेंटेज को x मान लेते हैं तो दोनों मिलाकर के 100% होगा। एक को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा जो है 100 माइनस x हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बच्चों? यस और नो? डेफिनेटली होगा। अगर मान लीजिए x वाला हमारा 35% और जो दूसरा आइसोटोप है 37 वाला वो 100 माइनस x अपॉन 100। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? फिर से सोच लीजिए, यहाँ पर हम बोलिएगा कि सर आप तो बोल रहे थे कि मतलब परसेंटेज नहीं दिया। बच्चों परसेंटेज नहीं दिया है, एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स है वो तो दिए है ना। क्लोरीन का एक आइसोटोप 35 है और दूसरा 37 है, तीसरा कुछ और होगा। अगर मान लीजिए जो भी एलिमेंट्स का आपका दिया है टोटल तो 100% होने वाला। अगर दो आइसोटोप्स है तो एक का x दूसरे का 100 माइनस x, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों आइसोटोप्स मिलकर के 100% होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दीजिए, 35.5 into 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर आ गया, दैट इज इक्वल टू 35x प्लस 3700 माइनस 37x। सर ये क्या हो रहा? चिंता मत। अब यहाँ पे 35.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 3550 इज इक्वल टू 3700 माइनस 2x। होगा या नहीं होगा बच्चों? यस और नो? अब यहाँ पर 3550 माइनस 3700, अदरवाइज इसको आप इधर भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। बहुत होशियार स्टूडेंट है आप लोग। ये 2x को इस साइड ले आए, 35 को उस साइड ले जाइए, तो 2x इज इक्वल टू 3700 माइनस 3550 बराबर। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 700 में से 550 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 150। होगा या नहीं होगा बच्चों? यस और नो? होगा। तो 2x इज इक्वल टू 150, तो x इज इक्वल टू 150 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 75। तो हमने 35 एटॉमिक नंबर वाले को 75 माना था, तो 35 वाला जो है वो 75% और 37 को हमने 100 माइनस x माना था ना। तो 37 इज इक्वल टू 100 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 25। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू दी हुई है और दोनों आइसोटोप्स दिया हुआ है तो हम उस एलिमेंट का जो कितना परसेंटेज में नेचर में एग्जिस्ट करता है वो निकाल सकते। तो बच्चों ये था हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक ग्राम मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास। तो बच्चों इस रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल्स दिया जाए तो क्या आप सॉल्व कर लोगे? यस और नो? अगर ना हो पहले तो आप ट्राई कीजिए, अगर ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझसे ये अभी भी नहीं हो पा रहा, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसमें उसका डिटेल्स आप लोग को बता सकूं। आशा करता हूं कि आज का ये लेक्चर जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ, कंसेप्ट समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस पेंडेमिक सिचुएशन में एजुकेशन का बेनिफिट उठा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।